ये वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल 2024 के चुनाव को लेकर एनडीए बनाम इंडिया की तैयारी को लेकर है, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 2024 के चुनाव को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ऐलान किया है कि राहुल गांधी अगला आम चुनाव यूपी के अमेठी से लड़ सकते हैं। आपको बता दें, अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अजय राय। उनकी ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने के मौके पर स्वागत कार्यक्रम के दौरान अजय राय ने प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि अगर प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी तो प्रदेश कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जान लगा देगा। क्या कहा है अजय राय ने, सुनिए। इस बार राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। एक एक कार्यकर्ता जान लगा देगा। अजय राय को आप सुन रहे थे। 80 सीटें हैं लोकसभा की, सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस पार्टी ही पिछले बार जीत पाई थी। इस बार की स्थिति क्या रहेगी ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में इस बयान के जरिए जरूर जान फूंकने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आज सबसे बड़ी घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन को लेकर कोई बड़ी घोषणा सामने नहीं आ रही है। एक तरफ एनडीए के नेता पीएम मोदी के नेतृत्व में बैठकें कर रहे हैं, चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, सीटों पर बात हो चुकी है, सीट दर सीट लगातार समीक्षा हो रही है। उधर इंडिया गठबंधन के अंदर रोज कहीं ना कहीं से बयानबाजी सामने आ जा रही है। आज भी महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की बैठक की खबरें सामने आई। उसके पहले कांग्रेस पार्टी ने कल बड़ी बैठक करके लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर अभी तक रोड मैप क्लियर नहीं हो सका है। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा भी बेकार चला गया। अब उम्मीद मुंबई में होने वाली अगली बैठक पर टिकी हुई है, क्योंकि इंडिया में शामिल बड़े घटक दलों की कोशिश है कि मुंबई वाली बैठक से पहले महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में आपसी सीट बंटवारे का कोई न कोई फॉर्मूला तैयार कर लिया जाए। हालांकि ये आसान नजर नहीं आ रहा है। यूपी से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर केरल तक इंडिया गठबंधन के अंदर कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या पीएम मोदी का 2024 में वापस आने के दावे के आगे इंडिया गठबंधन की तैयारी कमजोर है? क्या 26 विपक्षी दलों को एकजुट होने के बाद बीजेपी चुनाव की घोषणा से पहले ही एक्शन में आ चुकी है? क्या 2024 के गदर में बराबर की टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन को एकजुट बनाए रखना बड़ी चुनौती है? इन सभी सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी बहस, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव की रणफेरी भर की देर है, वरना तैयारी भरपूर है। बीजेपी का आत्मविश्वास किला चढ़कर बोल रहा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन उस भरोसे को ललकार रहा है। एक के पास काम की ताकत 2047 का विजन है, दूसरे के पास सत्ता की लड़ाई में 26 कदम। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। महाराष्ट्राचे एक मुख्यमंत्री होते, त्यांचं नाव देवेंद्र फडणवीस। त्यांनी सांगितलं होतं मी पुन्हा येईल, ते पुन्हा आले, पण मुख्यमंत्री म्हणून नाही, खालच्या रायकर। जाहिर तौर पर दोनों ओर से महामुकाबले में जोरदार टक्कर की तैयारी है, लेकिन एनडीए एक्शन में है। इंडिया गठबंधन में अभी बहुत कंफ्यूजन है। मिसाल के तौर पर देखें तो एनडीए का नेता क्लियर है, इंडिया का कन्वेनर भी नहीं चुना जा सका है। एनडीए का एजेंडा क्लियर है, इंडिया का एजेंडा सिर्फ बीजेपी को हराने तक ही क्लियर है। एनडीए के अंदर सीट बंटवारा तकरीबन साफ है, इंडिया के अंदर सीट पर चर्चा तक नहीं है। एनडीए के घटक दल चुनाव में जुटे हैं, इंडिया के दल गठबंधन छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के अंदर सरगर्मी खूब है। अभी शरद पवार अजीत पवार की मुलाकात पर चर्चा है, कभी शरद पवार अजीत पवार की मुलाकात पर चर्चा है, कभी दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी की तू मैं की चर्चा है, तो कभी नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की चर्चा है। इंडिया गठबंधन इसी में खुश है कि एनडीए वाले एक्शन में है। एक कई विरोधी दलों का गठबंधन होने लगा, एक साथ मीटिंग 2 मीटिंग हो गई और सर नामकरण उस दिन हुआ, तब उसी से परेशान है। बीजेपी के लोग दरार जीवी हैं, दरार जीवी। 2 लोग अच्छे भले भाई होंगे, उनके बीच में दरार पैदा कर देंगे। बीजेपी बेचैन है तो चुनावी तैयारी को लेकर एक्शन में भी है। इंडिया गठबंधन वालों का तो अभी रोड मैप ही क्लियर नहीं है। दिल्ली पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का क्या होगा, कंफ्यूजन है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी का क्या होगा, कंफ्यूजन है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी लेफ्ट
कैसे साथ आएंगे ये कंफ्यूजन है। महाराष्ट्र में शरद पवार का रुख क्या होगा, कंफ्यूजन है। जम्मू कश्मीर में पीडीपी एनसी कैसे करेंगे, कंफ्यूजन है। पवार साहब के बारे में कोई हमारे में संभ्रम नहीं था और ना रहेगा। शरद पवार जी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं बीजेपी के विरोध में रहूंगा, एमयूए के साथ रहूंगा, इंडिया अलायंस के साथ रहूंगा। महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश की ओर चलें तो अभी तक सीट बंटवारे की तस्वीर साफ नहीं है। इस बार राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। बहुत बड़ा एक प्रयोग हो रहा है, प्रयास हो रहा है और सार्थक साबित होगा। आसान नहीं होता। सभी पार्टीज की अपनी विचारधारा है, अपने वर्कर हैं, पॉलिटिकल एम्बिशन वाले पालने वाले लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबका समावेश करके पहली बार इस तरह से हम लोग प्रयास। खबर है कि आरएलडी 12 सीटों पर दावा कर रही है। अखिलेश यादव की पार्टी 5 सीटों से अधिक देना नहीं चाहती। उधर बिहार में नीतीश तेजस्वी की जोड़ी के बीच तो फॉर्मूला सेट बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस लेफ्ट के लिए क्या बचेगा क्लियर नहीं है। ऐसे महत्वाकांक्षी लोगों का ये गठबंधन है, ये ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कि बनने से पहले ही ढहने लगता है। अभी तो भैया कुछ हुआ नहीं, चुनाव आते आते तक देखिएगा ना। लेकिन इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास अभी दरका नहीं है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक होने वाली है। ये और बात है कि इस बैठक से पहले घटक दलों के अंदर बयानबाजी थमती नहीं। अब इंतजार है 1 सितंबर का, जब इंडिया गठबंधन 2024 के चुनावी महारण में उतरने की रणनीति साफ करेगी। आज तक ब्यूरो। एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती हुई चली जा रही है। तकरीबन 190 दिनों का वक्त बाकी रह गया है लोकसभा के चुनाव में। सभी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान एलजेपीआर के मुखिया अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जो कि सांसद भी हैं जमुई से, सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। चिराग जी, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। और मेरा सबसे पहला सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है चूंकि इंडिया जिस तरह से एक्शन में है उससे एनडीए में खलबली मची हुई है, सभी बेचैन हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर सामने आई, अजय राय की ओर से कहा गया है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और प्रियंका गांधी को लेकर संकेत है वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरने को लेकर। इस पर क्या है सोच आपकी? चित्रा जी, राहुल जी कहां से चुनाव लड़ते हैं, प्रियंका जी कहां से चुनाव लड़ती हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी पार्टी का ये फैसला है कहां से वो किसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। बट जीतेगा कौन कहां से, ये जरूर एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मुझे लगता है जनता ने पहले से ही तय कर लिया है। चित्रा जी, 2018 में भी इसी तरीके की भूमिका बांधी जा रही थी कि सब एक साथ आ रहे हैं, एकजुट हो जाएंगे तो एनडीए को हरा देंगे, तो प्रधानमंत्री जी को हरा देंगे। क्या हुआ? 2019 में 2014 से बड़ा जनादेश एनडीए लेकर आया और इस बार पुनः, मैंने उस दिन सदन के पटल पे भी ये कहा था कि इस बार पुनः 2024 में 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग लेकर आएंगे। तथाकथित सो कॉल्ड जो ये गठबंधन है INDIA का, इनका ना नेता तय है ना इनकी नीति तय है। सिर्फ एनडीए को हराना आपकी नीति नहीं हो सकती ना, आपका अपना भी तो विजन होगा। बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इकोनॉमी को लेकर क्या है इनका विजन, जो अपना संयोजक तक अभी तक तय नहीं कर पाए। तीसरी बैठक होने जा रही है इनकी मुंबई में, तो जो अभी तक अपना संयोजक तय नहीं कर पाए। और उसके बाद ये एक ऐसा गठबंधन है चित्रा जी जो इतनी डेलिकेट उस पर टिका हुआ है। एक बयान आता है कांग्रेस के प्रवक्ता का तो आम आदमी पार्टी नाराज हो जाती है। मुख्यमंत्री बेंगलुरु जाते हैं, उनको तर्ज नहीं मिलता तो वहां से मुंह फुला के वापस आ जाते हैं। तो ऐसा कुनबा जो बनने से पहले ही बार बार बिखरता है, तो वो कैसे चुनाव तक साथ चलेगा? अभी तो शुरुआत है चित्रा जी, चुनाव आते आते तो देखिएगा सब अपनी राह अलग अलग पकड़ेंगे, कोई एक साथ नहीं आने वाला। ठीक है, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई। नीतीश कुमार पर भी आपने इशारों में निशाना साध दिया कि बेंगलुरु जाते हैं और फिर तवज्जो नहीं मिलती है तो फिर नाराज होकर वापस वो चले आते हैं। नीतीश कुमार को लेकर, बिहार को लेकर बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपसे आगे पूछूंगी, क्योंकि आप लगातार बिहार में बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, आपकी रैलियों में भारी भीड़ भी उमड़ रही है, लेकिन क्या वो वोट में कन्वर्ट होगी, ये मेरा सवाल होगा। लेकिन उसके पहले चूंकि अभी अभी खबर सामने आई है, राहुल गांधी अमेठी से ऐसा लग रहा है अपनी दावेदारी नहीं छोड़ना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार ये दो महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसको लेकर इंडिया का भी पूरा का पूरा फोकस है। तो अगर उधर मजबूत एकजुटता रही तो फिर आप लोगों के लिए यहां पर चुनौतियां बढ़ जाएंगी। चिराग जी, एक एनडीए के प्रतिनिधि के तौर पर, चूंकि आप बड़ा चेहरा हैं, हम सब ने देखा था पीएम मोदी जब एनडीए की बैठक चल रही थी उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से आपको गले लगाया था, तो आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में एनडीए के प्रतिनिधि के तौर पर ये दो राज्य क्या चुनौतियों से भरे हुए नहीं है एनडीए के लिए? चित्रा जी, बिल्कुल नहीं है। अब मैं इसको उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं
क्या हुआ था जब ये पूरा तथाकथित महागठबंधन एक साथ आया था उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में। उस वक्त ये दोनों लड़के, बुआ, सब एक साथ आ गए थे कि नहीं? सारे दल एक साथ आकर चुनाव लड़े थे। मायावती जी थी उसमें, अखिलेश जी थे उसमें, कांग्रेस पार्टी थी उसमें। क्या हुआ? परिणाम आपके सामने, एक तरफा जीत हुई एनडीए गठबंधन की। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। तो सबका एक साथ आना जीत का मापदंड कभी नहीं हो सकता, और वो भी तब जबकि सबको पता है कि ये सब लिटरली एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। चित्रा जी, क्या हो रहा है बंगाल में? ये वही दल है जो साथ आ रहे हैं, जो वहां पे एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पे हमला करते हैं, और ऐसे कई राज्य उदाहरण है जहां पर सीधी टक्कर इन दलों की एक दूसरे के साथ है। तो ऐसे में सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, और उसके बाद अभी बताइए ना, नेतृत्व इनका कौन करेगा जब आपको एक साथ एक मंच पर 1 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई देते हैं? तो ऐसे में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी हैं। अब बताइए ना, कल की मैं बात कर रहा हूं, एक हल्का सा बयान कांग्रेस के एक प्रवक्ता का, आम आदमी पार्टी ने छूटते ही बोला कि भैया अभी तो वो नकार भी रहे हैं कांग्रेस की, नहीं हमारी तरफ से अधिकृत बयान नहीं है। बट इतना एक छोटा सा बयान अगर आपके बीच में इतनी बड़ी दरारें पैदा कर सकता है, तो चुनाव तो अभी बहुत दूर है। हकीकत है चित्रा जी, ये भले एक साथ आ भी जाएं, पर बिहार की, देश की जनता, मैं खैर बिहार का हूं इसलिए मैंने बिहार की बात में बार बार करता हूं, 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार में जीतेंगे। बट हकीकत है देश की जनता भी इनको स्वीकारने नहीं वाली, क्योंकि इनके पास ना नीति है ना नेता है। ठीक है, 40 सीटें आप बिहार में कैसे जीतेंगे, इसका फॉर्मूला मैं आपसे आगे जरूर पूछूंगी, लेकिन अभी इंडिया की जिस तरह की ताकत है, तुरंत कोई कंट्रोवर्सी शुरू होती है, उसके बाद सफाई भी सामने आ जाती है। अलका लांबा के आप बयान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी सफाई भी दी। दूसरी तरफ महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर यह माना जा रहा है कि मुंबई में बैठक के पहले सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो जाए। यही सवाल एनडीए के प्रतिनिधि के तौर पर आपसे है कि क्या सीटों के बंटवारे का जो फॉर्मूला है, एनडीए उसके लिए कैसे कदम आगे बढ़ा रहा है? और 1 to 1 की अगर फाइट होती है तो फिर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इंडिया वालों की तरफ से बार बार यह दावा किया जाता है। चिराग जी। चित्रा जी, एनडीए की जहां तक बात है, आई थिंक बहुत एमिकेबली हो जाएगा। हम लोग पहली बार नहीं कर रहे हैं, हम लोग 2 बार इससे पहले भी कर चुके हैं। 14 में भी हम लोगों ने इतने ही एमिकेबली अलायंसेस सेटल डाउन किए थे सीट शेयरिंग को लेकर, और 2019 में भी हम लोग कर चुके हैं। 24 में भी कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई यकीनन INDIA गठबंधन को जरूर आएगी, क्योंकि इन्होंने 14 में भी प्रयास किया, नहीं हो पाया, 19 में भी प्रयास किया, नहीं हो पाया, रह रहकर गाहे बगाहे कुछ राज्यों में इन्होंने जरूर किया जो टिक नहीं पाया। उत्तर प्रदेश का मैंने उदाहरण दिया, ये तीनों दल एक साथ आए, मायावती जी आई, अखिलेश जी आए, कांग्रेस आई, बट क्या हुआ, चुनाव परिणामों के तुरंत बाद ये लोग बिखर गए। अब दोबारा ये लोग एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में सीटों का बंटवारा इनके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होगा, जिसका एक उदाहरण दिल्ली में ही देखने को मिला। 7 सीटें हैं भाई दिल्ली में। आम आदमी पार्टी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, कांग्रेस लंबे समय तक दिल्ली में सत्ता में रही है, तो कौन कितनी सीटें एक दूसरे के लिए त्याग करेगा? तो इन लोगों के लिए जरूर चुनौती बहुत बड़ी होगी। बट हैविंग सेड इट ऑल, चित्रा जी, वी आर नॉट बैंकिंग ऑन इनकी कि ये लोग कितने कमजोर हैं, हम लोग उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे। हम लोग हर बीतते दिन के साथ अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा, पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की सामने आ गई है, सारे लोग काम पर लग गए हैं। एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव की तैयारियों में, तो ना सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव, और लोकसभा के तुरंत बाद जिन राज्यों में, मेरे बिहार में भी उसके तुरंत बाद चुनाव है, तो उन तमाम राज्यों में हम लोग अपने काम पर, एनडीए लग चुका है। बट अभी इंडिया बैठकों का दौर ही किए जा रहा है, और हर बैठक में से कौन नाराज होकर निकलता है। अभी महाराष्ट्र देखिएगा, मुंबई में कितने लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अभी तो वही उसी पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और जितने लोग जाते हैं उनमें से कितने खुश और कितने नाराज होकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मतलब सभी की बॉडी लैंग्वेज आप लोग अच्छे से रीड करते हैं कि कितने खुश होते हैं और कितने उदास होकर वहां से वापस लौटते हैं। अब मैं लेकर चलती हूँ आपके अपने राज्य बिहार। वहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी दिल्ली आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर उनको नमन भी किया है। इसको लेकर भी आपकी ओर से तंज कसा गया, और नीतीश कुमार ने दिल्ली में आके ये भी कहा कि चूंकि इंडिया वाले काफी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं 2024 के लिए, इसीलिए आप लोग बेचैन हो गए हैं। चित्रा जी, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली आंख दिखाने आए थे। मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आंख दिखाने आए थे, क्योंकि उनकी आंखों में मोतियाबिंद का शायद ऑपरेशन पिछले दिनों हुआ था कुछ समय पहले। और बिहार में वो अपना इलाज कराते नहीं, क्योंकि बिहार के अस्पतालों की जानकारी उनको भी बखूबी है। तो वो दिल्ली में एम्स में अपने आंख का इलाज कराने आए थे, पर साथ ही वो महागठबंधन को आंख दिखाकर भी गए हैं यहाँ से। श्रद्धेय अटल जी की समाधि पर जाना, सदैव अटल पर जाना,
5 सालों के बाद मुख्यमंत्री जी को याद आता है। ये मुख्यमंत्री जी का वही चरित्र है, ये उनके व्यक्तित्व का वही एक रूप है जो वो बार बार परिदर्शित करते आए हैं। वो रहते किसी के साथ हैं बट देखते किसी और को हैं। रहेंगे इधर ताकेंगे उधर, रहेंगे उधर ताकेंगे इधर, ये इनकी लंबे समय से कार्यशैली रही है। एनडीए में रहेंगे तो महागठबंधन की तरफ देखेंगे, महागठबंधन में रहेंगे तो एनडीए की तरफ देखेंगे। जब तक ये एनडीए में थे तो लालू जी के यहाँ इफ्तार पार्टी में जाते थे, अब लालू जी के साथ है तो 5 साल के बाद इनको अटल जी की याद आ रही है। तो जो व्यक्ति अपने गठबंधन का सगा नहीं, जिन्होंने 2-2 बार जनादेश का अपमान किया और 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार चलाई एनडीए के साथ, 2020 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार चला रहे हैं ये महागठबंधन के साथ। तो जो व्यक्ति अपने लोगों के जनादेश का सम्मान नहीं करे, जो अपने गठबंधन का सम्मान नहीं करे, तो वो व्यक्ति किसी के लिए क्या चुनौती होंगे। तीसरे नंबर की पार्टी बन गए, जनता ने इनको पहले ही नकार दिया, दूसरे के सहारे पे ये मुख्यमंत्री बने हुए, तो ये किसके लिए चुनौती है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से वो एक्टिव हैं पूरी की पूरी 2024 की पॉलिटिक्स में, क्या उसने परेशानी आप लोगों की बढ़ा दी है? इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है। अररिया में एक पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया है, बिहार से इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, आप लोगों ने भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम की ओर से कहा जा रहा है दरअसल एनडीए बीजेपी के लोग बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस पर क्या जवाब देंगे आप? पहली बात तो पहले प्रश्न का हिस्सा का जवाब मैं देता हूं, पहले हिस्से का। एक्टिव मुख्यमंत्री जी को जहां होना चाहिए चित्रा जी, वहां तो एक्टिव है नहीं। मेरे मुख्यमंत्री के पास पूरी फुर्सत है कि वो भागे भागे बेंगलुरु जाते हैं, वो दिल्ली आ जाते हैं बैठकों की ख्वाहिश में। आज वो पैकिंग कर रहे होंगे मुंबई जाने के लिए, उनके पास ये फुर्सत है, बट उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि चले जाएं वहां अररिया में, जहां पे इन्हीं के विभाग के एक अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक एसएचओ की वहां पे गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो फुर्सत नहीं है इनके पास, इतनी फुर्सत नहीं है जो लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देते नहीं थकते। आज आपके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार हो रहा है, पत्रकार को चुन के वहां पे गोली मार दी जाती है। मेरे मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि उस परिवार के पास चले जाएं। और ये लोग आंकड़े दर्शाते हैं कि पहले कैसा था अब कैसा था। अरे भैया, अगर एक भी हत्या हो रही है बिहार में, आप गृह मंत्री है मेरे प्रदेश के, क्या आप ये आंकड़े जाकर आप दिखाएंगे उन विधवाओं को जिन्होंने अपने सुहाग को खोया, या उन बच्चों को जिन्होंने अपने पिता को खोया? क्या ये आंकड़े उनके आंसू पोंछ पाएंगे? क्या ये आंकड़े उन परिवारों को तसल्ली दे पाएंगे जो आए दिन अपने परिवार के लोगों को खो रहे हैं? इनके पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है उन परिवारों को जाकर मिले। क्यों नहीं जाते ये दरभंगा, क्यों नहीं जाते ये मुजफ्फरपुर, क्यों नहीं जाते ये अरवल? ऐसी जगह जाने की इनके पास फुर्सत नहीं है, बट प्रदेश भर में एक्टिव होकर घूम रहे हैं अपनी अर्जी लेकर कि भैया हमको नेता नहीं तो कम से कम हमको कन्वीनर ही बना दो, हमको संयोजक ही बना दो। ये अर्जी लेकर घूमने की फुर्सत है इनके पास। और जो मुख्यमंत्री वहां पर बयान देते हैं कि भैया ये हमको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, आप ऐसे काम नहीं करेंगे तो कोई आपको क्यों बदनाम करेगा? आज अगर बेंगलुरु में अगर वो पोस्टर लगते हैं जहां पे बिहार का गिरता हुआ पुल दिखाया जाता है, वो इसीलिए वो पोस्टर लगते हैं क्योंकि आपकी सरकार में बिहार में पुल हवा में गिरते हैं, आपकी सरकार में बांध चूहे कुतर जाते हैं, इसीलिए ये चीजें दिखाई जाती हैं। आज अगर पत्रकार की हत्या नहीं हुई होती तो क्यों कोई दिखाता? और ये आए दिन हत्याएं हो रही है, टारगेट किलिंग शुरू हो गई है चित्रा जी बिहार में। आप जानती हैं बिहार को बहुत अच्छे से, आप खुद देख रही हैं वहां पे कोई दिन ऐसा नहीं है जब हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करके उनको नदी नाले में फेंक दिया जाता है। मुझे एक बयान बता दीजिए चित्रा जी, आज मेरे बच्चे कोटा में जाते हैं, वहां पे जाकर आत्महत्या कर लेते हैं, एक जवाब मुंह से एक शब्द निकला मेरे मुख्यमंत्री के मुंह से? सुशांत सिंह राजपूत, आज इतना समय हो गया, क्या मेरे मुख्यमंत्री ने कभी चिंता की कि उस मैटर पे क्या हो रहा नहीं हो रहा मैं जानकारी लूं? या दूसरे प्रदेशों में जो बिहारियों की हत्या हो रही है, आप अपने प्रदेश में उन्हें रख नहीं पाते, वहां पर उन्हें सुविधाएं नहीं देते, और दूसरे प्रदेश में जाकर वो मर रहे हैं, आप उस पर भी मुंह नहीं खोलते, और आपके अपने राज्य में हत्याएं हो रही हैं तो आप अपराधियों को पकड़ने की बजाय आप आंकड़े दिखा रहे हैं। तो ये इनकी नीति दिखाते हैं, इनकी प्राथमिकता में ही नहीं है बिहार और बिहारी। ठीक है, अब ये तमाम मुद्दे जो आपकी ओर से गिनाए गए हैं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना असर डालेंगे, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया चिराग पासवान जी, आज तक से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज तक से दंगल में बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना चिराग पासवान को एलजेपी रामविलास पार्टी के अध्यक्ष की ओर से नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा गया है, ये कहते हुए सुई की नोक पर टिका हुआ है इंडिया का गठबंधन और ज्यादा वक्त नहीं रहेगा जब पूरी तरह से यह धड़ाम हो जाएगा। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अब दंगल में बड़ी बहस के लिए बाकी मेहमानों का परिचय आपसे करवा देती हूं।
राखी राठौर जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीपी अजित पवार गुट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा हेगड़े जी प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ हैं। ऋतुराज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, अनुराग भदौरिया आपको दिखाई दे रहे हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि चिराग पासवान को आपने सुना, साफ साफ उनका यही कहना है सुई की नोक पर टिका हुआ है इंडिया का ये गठबंधन, कभी भी धड़ाम से गिर जाएगा। और अब तो राहुल गांधी को लेकर भी कांग्रेस के खेमे से बड़ी खबर आ गई है, तो अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। सुरेंद्र जी, आपके यूपी अध्यक्ष ने बोला है। तीन चार चीजें हैं चित्रा जी। सबसे बड़ी बात तो आपने कहा कि साहब हमारे गठबंधन सुई की नोक पर टिका हुआ है, तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि हमारी पृथ्वी भी गाय के सींग पर टिकी हुई है। और देखिए पृथ्वी कितना अच्छा काम कर रही है। तो जो चीजें बहुत बड़ी चीजों पर टिकी रहती है वो चल नहीं पाती हैं। जो मोदी जी के सर पे टिकी रहेगी वो चल नहीं पाएगी। जो गाय के सींग पर, सुई के नोक पर टिकी रहेगी वो खूब चलेगी। तो ये जो अधर्मी लोग हैं, ये इन लोगों के लिए बहुत स्पष्ट है कि धरती माँ भी हमारी गाय के सींग पर टिकी हुई है। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब वो पासवान जी हैं बेचारे, अब इनका क्या नाम, इनके चाचा अलग भतीजे अलग, इनका तो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। चाचा कह रहे हैं हाजीपुर नहीं आने देंगे, भतीजा कह रहा है फलानी जगह लड़ेंगे। इनके लिए इतना समय देना बहुत वो नहीं है। तो आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारा गठबंधन तो बहुत मजबूत है। अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। अभी सुन लीजिए सर। अरे चित्रा जी अमेठी से चुनाव, देखिए मैं अच्छा पहले चलिए इस पे भी बता देता हूं। आप तो नाराज हो जाती हैं बीच उसमें, अगर हम मोदी जी कुछ कहने लगे आप नाराज हो जाती हैं, बड़ा मसला है। हम आपको 3-4 चीजें कहते हैं चित्रा जी। कांग्रेस का एक कांग्रेस जन चाहता है, और क्या नाम पूरे अमेठी चाहती है श्री राहुल गांधी जी अपने घर से चुनाव लड़े। अपने घर को कोई नहीं छोड़ता। श्री अजय राय जी ने वो अभिव्यक्ति की। चुनाव लड़ने का फैसला श्री राहुल गांधी जी को, क्या नाम, CWC को और कांग्रेस अध्यक्ष को करना है। लेकिन एक एक कांग्रेस का जन और एक एक अमेठी का वासी चाहता है कि झूठ, छल, कपट और प्रपंच के जो 5 साल श्रीमती स्मृति ईरानी ने वहां पर करे हैं, और क्या नाम, अमेठी से लेकर संसद तक बहुत निचले और निर्लज्ज स्तर के झूठ बोले हैं। अभी पिछली बार संसद में भी देखिए क्या बोला उन्होंने, आपके सामने है, जो उनकी महिला सांसदों ने भी मना किया। तो वो उनसे निजात चाहता है। हम सब चाहते हैं राहुल गांधी जी चुनाव लड़े। एक बात अजय राय जी ने वही अभिव्यक्ति की है, लड़ने का फैसला राहुल गांधी जी, CWC और कांग्रेस अध्यक्ष को करना है। आप 2 मिनट के लिए जो अभी इतनी सारी बातें आप कर रही है ना, शरद पवार साहब ने है, अखिलेश यादव जी हैं, फलानी जगह है, अभी हम आपको एक चीज बहुत साफ साफ बता दे रहे हैं। आने वाले समय में गठबंधन बनता कैसे है। कहते हैं ना कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। फिराक गोरखपुरी थे, आप तो जानती हैं, रघुपति सहाय नाम था। बाकी सब लोग तो भाजपा वाले तो कहने लगे कोई मुसलमान रहा होगा। तो मैं आपको, ये गठबंधन का ये तरीका है। हम लोगों में मतभेद भी हैं, ये भी हम मानते हैं। हम आपको पहले बता दें मतभेद हैं। मतभेद अगर नहीं होते तो एक ही दल होता हमारा, सब लोगों का। लेकिन आज की डेट में अहंकार के खिलाफ हम अपने सारे मतभेदों को बुला करके चित्रा जी पूरे तरीके से मायावी अहंकार के सामने खड़े हैं। कोई मायावी शासन के माथे पर तीर मारेगा, कोई भुजाओं पर मारेगा, कोई जंघाओं पर मारेगा, और राहुल गांधी जी उनकी नाभि पर तीर मारेंगे। बहुत स्पष्ट है, इस चीज को जान लीजिए। मायावी शासन का अंत होगा। के बावजूद, और उधर उनका चेहरा भी क्लियर है और सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी क्लियर है। सर देर ना हो जाए कहीं। चलिए हम आपकी बात से सहमत है, बिल्कुल ठीक है। हमारा कन्वीनर नहीं तय हुआ। हम आपसे एक चीज आपके जरिए पूछते हैं, हम तो भाई पूछ नहीं सकते, भाजपा वालों डर लगता है FIR करा देंगे। हम आपके जरिए एक बात पूछते हैं कि हमारे पास तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री पद के योग्य उम्मीदवार हैं। कांग्रेस में राहुल गांधी जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, सपा में अखिलेश यादव जी हैं, RJD में तेजस्वी जी हैं, JDU में नीतीश कुमार जी हैं, DMK में स्टालिन साहब सहित तमाम हमारे पास हैं। लेकिन हाँ, ममता जी भी हैं। अभी आप कहने लगे कि नहीं, ममता जी का नाम नहीं लिया। हम आपको बताएं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की पार्टी में, NDA में, जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसमें नरेंद्र मोदी जी के अलावा एक चेहरा बता दीजिए कोई हो तो। लेकिन हम तो कर रहे हैं, तो चर्चा कर होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की कब चर्चा होती है? आपने बहुत सारे चेहरों का नाम ले लिया है, तय करने में तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन राखी राठौर से मैं जवाब ले लेती हूँ। अनुराग भदौरिया जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। राखी राठौर जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर, जवाब दीजिए उस पर।
चैलेंज बढ़ गया है। देखिए, राहुल गांधी आ रहे हैं अब अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए और लीड भी करेंगे, जैसा कि बोल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी। चित्रा जी, अपनी बात की शुरुआत मैं तुलसीदास जी के दोहे से करना चाहूंगी। राज धर्म सर्वसु इतनो ही जिन मन महम मनोरथ गोई। जैसे मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारे मनोरथ होते हैं, वैसे ही राज धर्म के अंदर बहुत सारी लोक कल्याण की योजनाएं और बहुत सारे पवित्र भावनाओं की जरूरत होती है, जबकि घमंडिया ग्रुप में ये सब नहीं है। वहां पर हम देखते हैं कि सिर्फ परिवार को कैसे पालना है, कैसे भ्रष्टाचार करना, और इन दोनों को पाने के लिए कैसे तुष्टीकरण का रास्ता अपनाना है, इस तरह का काम जो है वो घमंडिया ग्रुप द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए किसी भी तरह की बात की जाए, आज जनता जानती है, जनता का विश्वास जो है वो प्रधानमंत्री जी पर है, किस तरह से उन्होंने भारत को पूरे विश्व में गौरवान्वित किया। और देखिए, सुरेंद्र जी ने जो भी बातें की, उन बातों के अंदर कहीं पर भी अपने विजन को नहीं बताया कि कैसे भारत का विकास किया जाएगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जो स्तंभ है जिसके ऊपर ये स्वार्थ का गठबंधन बना हुआ है, वो सिर्फ परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार पे टिका हुआ है। आप अमेठी की बात करते हैं कि कौन अपना घर छोड़ के जाएगा, घर छोड़ के जाना पड़ेगा अगर आप जनता का काम नहीं करेंगे। अगर अमेठी की बात करते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले 80% घरों के अंदर टॉयलेट्स नहीं थे, 60% घरों के अंदर लाइट्स की व्यवस्था नहीं थी। अगर वहां पर मेडिकल कॉलेज की जमीन को हड़पने का काम किया तो वो गांधी परिवार के लोगों ने किया। वहां सैनिक स्कूल बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना, 7.5 लाख से ऊपर लोगों को फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और हम हमेशा इस बात को कहते हैं, जब सरकारों की बात हो तो कामों के हिसाब से उसका कंपैरिजन होना चाहिए कि कौन किन के साथ काम करेगा, कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा, जनता किसको विश्वास देगी। ये सब और सब सिर्फ इस तरह की ऊपरी बातें करने से कुछ नहीं होगा। चित्रा जी, ग्राउंड पे क्या किया है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने काम किया होता, क्योंकि अमेठी तो बहुत पहले से आपके साथ थी, आपने ऐसा क्यों किया कि अमेठी में डेवलपमेंट हम नहीं कर पाए? क्योंकि हमें सिर्फ एक परिवार को आगे प्रोग्रेस कराना है, हम सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। और जैसी मंशा होगी वैसी ही जनता उस तरह का आपके सामने जो है उदाहरण पेश करेगी, और इसलिए जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिस तरह का काम हमने किया, उन काम के बूते पर चित्रा जी हम जाएंगे अमेठी में, हम 2024 के अंदर पूरे देश भर में जाएंगे। और जिस तरह से भारत को गौरवान्वित करने का काम किया, जनता निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी पर अपना विश्वास फिर से कायम करेगी। प्रियंका गांधी भी वाराणसी आ रही हैं, खबर है ये है कि कैसे परिवार को आगे लाया जाए। जी, 2019 में कहीं भी आए, हालांकि चैलेंज जहां भी आना, आइए अपने कामों के बूते पर आगे जाएंगे। ठीक है, और 10 सेकंड और लूंगी मैं चित्रा जी। 10 दिशाओं में जो घमंडिया ग्रुप है, इनके लोग जा रहे हैं, मुझे लगता है आगे चल के दिशाएं भी खत्म हो जाएंगी। जिस तरह से इनके स्टेटमेंट्स आते हैं, चाहे दिल्ली का कहूं, चाहे पंजाब में और चाहे महाराष्ट्र में, लगातार जिस तरह की सिर्फ टवल अलग अलग विचारधारा के लोगों के मिलने की वजह से हुई है। जनता जानती है कि इस तरह से लोगों को अगर आगे लाया गया तो निश्चित तौर पर हमारे देश 2 लाइन में सुरेंद्र राजपूत जी, 2 लाइन में वो कह रहे हैं विकास के मोर्चे पर जनता जानती है कि सिर्फ मोदी सरकार ही उसको लेकर आगे बढ़ सकती है, और कोई भी आए चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, इनको तो बेशर्मों को कहां फर्क पड़ता है। चोरों को सब चोर नजर आते हैं, डकैतों को सब डकैत नजर आते हैं। जितने आरोप राठौर जी ने लगाए हैं अमेठी पर, अगर आप या तो उनको प्रूफ करें और नहीं तो माफी मांगे, और नहीं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी। अमेठी को हमने HAL दिया, अमेठी को हमने IIIT दी, अमेठी को हमने BHEL दिया, अमेठी को हमने BEL दिया, और आप चोरों ने, चोर हैं आप, जनता ने विश्वास क्यों नहीं किया? आप मुझे विश्वास मत दिलाओ। राजपूत जी, जनता को विश्वास दिलाओ। अरे चौकीदार चोर है 2019 में ही लेकर आए थे आप लोग। जनता को विश्वास दिलाइए। सुरेंद्र राजपूत जी, चौकीदार चोर है 2019 में ही लेकर आए थे आप लोग, क्या हुआ फिर उसका? अमेठी की जनता के सामने आपने, मैंने कहा डकैती की, डकैत है आप लोग, बीच में मत बोलिए। डकैती की आपने, वहां फुटपाथ, वहां से आप चुरा करके ले गए, आप वहां से पेपर मिल चुरा के ले गए, आप जनता को आपने आंखों में छल, कपट और निष्ठा की आपने जनता के साथ। 13 रुपए किलो की चीनी आपने कही थी, 13 रुपए किलो की चीनी छोड़ दीजिए। महंगाई में 28 लाख करोड़ की लूट की आप लोगों ने। आप भारतीय जनता पार्टी वाले चोर भी हैं, डकैत भी हैं। ये बात, और जो झूठे आरोप लगाते हैं, उन आरोप को पुष्ट करने के लिए अगर आपके पास कुछ हो तो बताइए, वरना ये बदतमीजी की भाषा नहीं। घमंड बोल रहा है ना सुरेंद्र जी, ये घमंडिया जो घमंड बोल रहा है ना, जनता जवाब देगी इस बात का। लोगों का तो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है, लगती है वो जनता, अगर हम इसको कहेंगे कि नंगे दलालों का अलायंस है। आपको लगता है कि आप जनता को NDA, अगर आप इस तरीके की बातें करेंगी तो आपको
बहुत करारा जवाब मिलेगा 2024 के अंदर। मैंने कहा ना, नंगे दलालों का अलायंस है एनडीए। नहीं, जवाब आपको देगी जनता। सुरेंद्र जी, जवाब देगी जनता आपको। आपने जो बातें मुझे बताई, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा को बनाकर रखेंगे, ठीक है। चुनाव अपनी जगह, लेकिन इस वक्त टीवी डिबेट पर हम हैं, थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा को बनाकर रखेंगे। अब मैं बाकी मेहमानों के पास, अनुराग भदौरिया जी, अखिलेश यादव जी की ओर से कहा गया है कि बकवास करते, ठीक है सर, बीजेपी दरार जीवी है, लेकिन सबसे ज्यादा दरार तो इस वक्त विपक्षी इंडिया में ही दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव जी, एक सेकंड में आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी इस पर जवाब देंगे, प्लीज शब्दों की मर्यादा बनाकर रखेंगे। बाकी 4 मेहमान और हैं, उनको भी बोलने देते हैं। अनुराग भदौरिया जी, दरार तो आपके वहां ज्यादा नहीं है क्या? देखिए, अनुराग भदौरिया, बिल्कुल आपका जो शीर्षक है आज बहुत अच्छा है, गदर 2024। उस गदर में भी इंडिया जीता था सन्नी देओल के माध्यम से। उन्होंने उस समय उखाड़ा था हैंडपंप। यहाँ पे सरकार जो भारतीय जनता पार्टी जड़ से उखाड़ी जाएगी। यहां भी इंडिया जीतेगा, वहां भी इंडिया जीता था, यहां भी इंडिया जीतेगा। 2023 में भी इंडिया गदर में जीता और 2024 में भी इंडिया जीतेगा, ये तय मान के चलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता ने 3 मुद्दे उठाए। परिवारवाद जो इनका मुद्दा रहता है, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। परिवारवाद का आलम यह है कि इनके मतलब परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मतलब होता है कि मेरे दल में आ जाओ तो आप परिवारवादी नहीं रहोगे, भ्रष्टाचारी भी नहीं रहोगे। जैसे शिवसेना इनके साथ आ गई, अब वो परिवारवाद नहीं रही। एनसीपी आ गई, वो भी परिवारवाद नहीं रही। अपना दल उत्तर प्रदेश में आ गई, अपना और निषाद पार्टी आ गई, राजभर जी आ गए, वो भी अब परिवारवाद से हट गए। चिराग पासवान अभी बोल रहे थे, वो भी इनके दल में आ गए, वो भी परिवारवाद में नहीं बचे। चौटाला जी की फैमिली आ गई, सरकार उनके साथ हरियाणा में, वो भी परिवारवाद में नहीं है। अकाली दल के साथ सरकार बना चुके हैं, शायद वो भी परिवारवाद में अब नहीं आएगी। पीडीपी के साथ भी ये सरकार बना चुके हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात ये करते हैं, फिर कहते हैं भ्रष्टाचारी अगर दूसरे दलों में है, भ्रष्टाचार कर आइए, हम आपको मंत्री बना देंगे, आप भ्रष्टाचारी नहीं रहेंगे। और तुष्टीकरण की बात करेंगे, हरियाणा में इनके यहां दंगे होते हैं, सरकार इनकी है, उस पर चुप्पी साध जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल और बिहार पे चिल्लाएंगे। तो इनका परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण से कोई लेना देना नहीं। इनको सत्ता से मतलब है, सत्ता कहां मिलती हो वहीं ये दौड़े दौड़े चले जाएंगे। और अगर बीजेपी के अंदर में परिवारवाद देखेंगे तो कल्याण सिंह जी के, आदरणीय कल्याण सिंह जी की पूरी फैमिली है, बेटा है, बहू है, पोता भी है, पोता तक इनकी पार्टियों में। सोचो आप, सिंधिया की पूरी फैमिली लेके आ गए, सिंधिया राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश तक। और अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये वो लोग हैं जो असली मुद्दों पे, जनता के असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते। राष्ट्र के मुद्दों पे, हम राष्ट्र के मुद्दों पे एक हैं। इंडिया इसलिए जीतेगा क्योंकि इंडिया राष्ट्र के मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, युवा, महिला अत्याचार, इसमें चर्चा नहीं करना चाहते। क्या मणिपुर में अभी पासवान जी बोल रहे थे, आपने पूछा मणिपुर में एक शब्द बोले? बिहार की घटना घटाएंगे, लेकिन मणिपुर में नहीं बोलेंगे। जो बेटियों के साथ अन्याय हुआ, हमारी भारत माता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर सदन में बयान दे चुके हैं। अपने सुविधा जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। 2024 में जीतेगा तो इंडिया ही। हाँ, और ये गदर 2024 को लेकर आप लोग खुश होंगे तो उधर एनडीए वाले आ जाएंगे कहने की सनी देओल तो बीजेपी के ही नेता हैं, तो उसको लेकर बहुत ज्यादा। अरे बीजेपी के नेता बड़े हो, लेकिन इंडिया जीता ना, इंडिया जीता। कौन जीता हुआ? इंडिया जीता। इसलिए 2024 में भी इंडिया जीतेगा। ठीक है, वहां तो हैंडपंप उखाड़ा गया था, यहाँ जड़ से उखड़ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये तो आप मानते हैं कि नहीं जानते हैं? यहाँ जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, दोबारा जमीन नहीं पाएगी वो। तो अब जरा चलते हैं महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टी 2024 में होने वाली है। हाँ, लेकिन अब 2019 भी मुझे याद आता है, आप लोगों की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया गया था, लेकिन वहां का रिजल्ट क्या हुआ? राहुल गांधी के भी चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ गई हैं, तो फिर अब क्या होगा? इस पर जरा 2 लाइन में बोल लीजिए, उसके बाद महाराष्ट्र जाएंगे हम। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफा है। चित्रा जी, आप भी जानती हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकती चूंकि अभी टीवी पे बैठे हैं आप। आपकी भी आत्मा कह रही होगी कि इंडिया ये जो देश के राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करती है, ये मुद्दों से भटकाने की बात करती है। सभी की अंतरात्मा की आवाज पहुंच रही है अनुराग भदौरिया जी आपके ऊपर, आप पर। नहीं, हमारे नहीं, क्योंकि आप भी इंडिया में है ना भाई, आप इंडिया के बाहर तो है नहीं, आप भी चाहेंगे इंडिया जीते। आप कब चाहेंगे इंडिया महाराष्ट्र? यहाँ पर चित्रा त्रिपाठी पर नहीं, जिस पर डिबेट करने के लिए बैठे उसी पर रहते हैं। कृष्णा हेगड़े जी, सीधे आपके पास जाते हुए, क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? वहां पर भी दरार गहरी होती हुई चली जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले जो बात किए प्रवक्ता, उनका जवाब देना चाहता हूँ। 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी हीरो थे, 2019 में भी थे, और 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी हीरो बन के आएंगे। दूसरी बात, इन्होंने बहुत सारे नाम रखे, चोर, दलाल, डकैत। अरे 2014 में लोगों ने आपको उठा के क्यों फेंक दिया? क्योंकि कॉमनवेल्थ हो गया, आदर्श हो गया, 2G हो गया, 3G हो गया, कोयला हो गया, सबमरीन हो गया, हेलीकॉप्टर घोटाला हो गया। तो लोगों ने देख लिया भाई कि कौन क्या कर रहा था, क्या व्यवहार कर रहा था, इसके लिए उठा के फेंक दिया।
महाराष्ट्र में ऐसा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो बोल रहे हैं कि हम 48 सीट जीतेंगे। गए बार आप 1 सीट जीते, उसके बाद 2 सीट जीते, 2 लोकसभा मिलकर 100 सीट नहीं क्या 90 सीट पार नहीं हुए, फिर भी बोल रहे हैं हमारी सरकार आने वाली है। यहाँ पर एनसीपी हमारे साथ आ गई, शिवसेना तो हम पहले ही 1987 से बीजेपी के ओल्डेस्ट एलाय है, और अभी कांग्रेस से कितने फूटने वाले हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि लीडरशिप तो होना चाहिए ना कांग्रेस का। कांग्रेस का आपके साथ जमता नहीं, बीआरएस के साथ जमता नहीं, आम आदमी के पास साथ जमता नहीं, जेडीयू के साथ जमता नहीं, जेडीएस के साथ जमता नहीं, टीडीपी के साथ जमता नहीं, बीजेडी के साथ जमता नहीं, तो कांग्रेस सरकार में आ कैसे सकते हैं सुरेंद्र जी? आ नहीं सकती है। तो आप ये जो सत्य है ये मान लीजिए और चलिए। यहाँ पर भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीट हम एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लेके आएंगे, ठीक है। और शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी साथ में लड़ेगी और ताकत से बार लड़ेगी। बार ये जो शरद पवार अजित पवार की मुलाकात होती है तो ये समझ से बाहर रहती हैं बातें कि कौन किस तरफ जा रहा है। इस सवाल को लेकर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बृजमोहन श्रीवास्तव जी से मैं इसका जवाब ले लेती हूं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, ये एक बड़ा कंफ्यूजन नहीं पैदा करता है एनडीए में भी और इंडिया में भी? चाचा भतीजे जब आपस में मिलते हैं तो दोनों ही तरफ के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कहां जा रहा है। चित्रा जी, बड़ी अद्भुत बात है कि आदरणीय शरद पवार जी और आदरणीय अजीत दादा की जब मुलाकात होती है जी, उस पर उंगली कौन उठाता है, सबसे ज्यादा उस पर शक कौन करता है? उनके साथी, जिनके साथ आदरणीय शरद पवार जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, एक बार नहीं उन्होंने कई बार इस बात को कहा कि मैं INDI के साथ हूं और मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। लेकिन उनकी इस बात के ऊपर शक कौन कर रहा है? कांग्रेस के लोग। शक कौन कर रहा है? आदरणीय संजय राउत जी। शक कौन कर रहा है? बाकी के दूसरे उनके लोग। लेकिन आप देखिए कितना ये इस INDI में कितना कंफ्यूजन है। वहीं अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली आते हैं और अटल जी की समाधि पे वो पुष्प अर्पित करते हैं, उस पे कोई पूछने वाला नहीं है। वो भी एक संदेश दे रहे हैं, वो भी देश को और भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश देकर गए हैं। क्या है संदेश उसमें? सकारात्मक संदेश दिया उन्होंने। मैं तो ये मान के चलता हूं कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं। जब हम आपके जो पुरोधा हैं, जो आपके महापुरुष हैं, जब उनको हम स्वीकार कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ा आप हमें मौका दीजिए, हम आपके साथ आ जाएंगे। इसका स्पष्ट संदेश मैं तो यही मानता हूं। तो आप देखिए कि एनडीए के अंदर इस प्रकार की जो स्थिति है कि हम एकजुट हैं, हम लगातार सारे लोग बैठकर बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे सीटों के बंटवारे को लेकर कोई ऐसा मुद्दा है ही नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है। लेकिन भाई INDI में आप देखिए कि जो उसकी कर्ता धर्ता है वो आके संदेश दे रहे हैं दिल्ली में। जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ नेता हैं उनके ऊपर उंगली कौन उठा रहा है? उनके साथ ही उठा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी INDI की स्थिति मैं नहीं समझता कि इस लायक भी है कि वो देश में चुनाव भी बेहतर तरीके से लड़ पाए। आप देखिए आप पार्टी क्या कर रही है। आदरणीय, आप कल्पना करिए चित्रा जी कि जिन आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने राजीव गांधी के भारत रत्न को वापस लेने की बात की थी, आज कांग्रेस उनके साथ बैठ के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। इस प्रकार का जो कंफ्यूजन है। सवाल पूछ लेती हूँ। ऋतुराज जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत देर से आप लोगों के पास में आ पा रही हूँ, लेकिन ऋतुराज जी, अब गठबंधन में सबसे बड़ी गांठ तो दिल्ली से ही लगती हुई नजर आ रही है। एक प्रवक्ता का क्या बयान सामने आता है, उसके बाद ऐसा लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तू मैं की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। तो इंडिया की दिल्ली की जो गांठ है ये तो बीजेपी देखकर खुश होगी और उसके एनडीए गठबंधन वाले। देखिए, कौन साइड से क्या बोलता है दैट इज लिस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण है देश, और आज देश के सामने में सबसे बड़ा मुद्दा है कि किस प्रकार से, देखिए CAG का रिपोर्ट आया है, पार्लियामेंट में पेश हुआ है, और CAG ने कहा है कि किस तरह से देश के अंदर में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है और किस तरीके से आपने देखा कि 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से जो सड़क बननी चाहिए थी वो 250 करोड़ तक पहुंच गया है। किस तरीके से भारतमाला प्रोजेक्ट में सारे प्रोजेक्ट अडानी को दिया गया है, चाहे किसी भी स्टेट का हो। 75,000 किलोमीटर जो सड़कें बननी थी वो सारी की सारी अडानी को दे दी गई। मतलब ये साफ खेल है कि पूरी तरीके से देश के अंदर में अडानी का लूट किस प्रकार से नेक्सस करके किया जा रहा है।
और कुछ चंद उद्योगपतियों के गोद में खेलने वाले प्रधानमंत्री हैं, जो कि ललित मोदी हो, विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, ये सब लोग पैसा लेकर के भाग जाते हैं। और किस तरीके से देश के अंदर में दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते नहीं है, पार्लियामेंट में बोलेंगे नहीं, मणिपुर पे बोलेंगे नहीं, टैनी पे बोलेंगे नहीं, ब्रिजभूषण पे बोलेंगे नहीं। आज देश के अंदर में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, देश के लोग परेशान हैं, देश की जनता का मुद्दा को देखते हुए महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, इनके झूठे वादों से परेशान है। उज्ज्वला एक खोखला योजना था, किस प्रकार से आयुष्मान भारत को लेकर के सीएजी ने पूरा का पूरा जो है सो पार्टी के साथ ये जो आप लोगों की रही बात गठबंधन सवाल की करने गांठ का है, अधिकार, ये सीटों के बंटवारे तक सुलझ जाएगी लग रहा है। इस गठबंधन की गांठ देश के लिए है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है और देश की जरूरत है कि देश की सभी पार्टी एक मत होकर के एक अहंकारी व्यक्ति को, भ्रष्ट आदमी को, चोर आदमी को, वक्त इतने की इजाजत देता है। सुरेंद्र राजपूत जी कोई वीडियो दिखाना चाह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए बताइए क्या बताना चाह रहे हैं आप राजपूत साहब, जल्दी से साहब। ये भी महाराष्ट्र शब्दों की मर्यादा चित्रा जी हम हमेशा रखते हैं, लेकिन जब अगर हमारे सामने कोई घमंडिया कहेगा तो उसको उसका जवाब देंगे। हम शब्दों की मर्यादा, हम सब लोगों का बहुत सम्मान करते हैं, हम राखी जी का भी बहुत सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं अपनी जगह। ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ महाराष्ट्र, मैं आपको महाराष्ट्र में जो ये बात हो रही है, आज एक भरत गोगवाल है शिंदे गुट के विधायक, ये कृष्णा हेगड़े जी के लिए विशेष रूप से ब्रजमोहन भाई के लिए भी है कि सरकार गिरने वाली है। वो ये कह रहे हैं साफ साफ कि भैया हमको तो क्या नाम एकनाथ शिंदे ने ब्लैकमेल करके खुद चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो हमको कहा हमारे फलाने लोग आत्महत्या कर लेंगे, फलाना ये हो जाएगा, ढिमका ये हो जाएगा। के साथ वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। 2024 की चुनावी चाशनी में डुबोते उतरते मुद्दे तो आप देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह के दावे दोनों ही तरफ से किए जा रहे हैं, किसके दावे में ज्यादा दम है इसका फैसला तो जनता को करना है, लेकिन यकीनन 24 का रण बेहद भीषण रहने वाला है। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।